नमस्कार मित्रों, ओम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के तहत मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर अपनी अधूरी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। किसी कारणवश मित्रों हमारा जो क्लास का समय था वो काफ़ी समय के लिए बाधित रहा, तो उसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। आइए हम लोग अपने पुराने टॉपिक वर्णमाला के अंतर्गत जो हमारा बाकी का पोर्शन था उसका आज अध्ययन करते हैं। तो मित्रों अपने अंतिम अंक में हमने वर्णमाला के स्वर पोर्शन को पूरी रूप से पढ़ लिया था कि स्वर क्या होते हैं, उनका विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, ठीक है, और किस किस आधार पर स्वरों को बांटा गया है। आइए उसी चर्चा को बढ़ाते हुए आज हम लोग व्यंजनों पे चर्चा करते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं और वर्णमाला में उसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं व्यंजनों पे। तो मित्रों व्यंजन की परिभाषा होती है स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियां अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए हम स्वरों की सहायता लेते हैं वे ध्वनियां हमारी क्या कहलाती हैं? वे ध्वनियां हमारी व्यंजन कहलाती हैं। क्या कहलाती है मित्रों? व्यंजन कहलाती हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की, या एक दूसरे शब्दों में हम कहें तो मूल व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। कितनी होती है मित्रों? 33 होती है। थोड़ा सा हम लोग पीछे जाए, रिवाइज करें तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती थी? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती थी। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या 44 होती है। ये याद रखिएगा मित्रों, पेपरों में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। तो व्यंजन की परिभाषा आपके सामने स्पष्ट है कि स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियां, ठीक है, क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। और वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। आइए देखते हैं अब इन 33 व्यंजनों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है या कितने प्रकार से बांटा गया है। तो मित्रों व्यंजनों को निम्न 3 प्रकार से बांटा गया है। इसका पहला पार्ट होता है स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्शी वर्ण, ठीक है। दूसरा भाग इसका कहलाता है अंतस्थ। क्या कहलाता है दूसरा भाग इसका? अंतस्थ। और तीसरा भाग इसका कहलाता है संघर्षी। तीसरा भाग कहलाता है संघर्षी। इसी को ऊष्म भी बोलते हैं, इसी को ऊष्म भी बोलते हैं। यहां से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं मित्रों।
बहुत अधिक क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। जब आप अपने अनसॉल्व्ड को देखेंगे या पुराने वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रश्न पत्रों में सीधे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा स्पर्शी व्यंजन है, या निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, या कौन सा संघर्षी व्यंजन है। या सीधे सीधे आपको व्यंजन दे देता है और पूछता है बताइए ये व्यंजन किस प्रकार का व्यंजन है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत वर्णों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। इसके अंतर्गत आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के वर्ण आते हैं। ठीक है मित्रों, तो का वर्ग का वर्ण का मतलब क्या हुआ? का वर्ग के वर्ण का मतलब हो गया का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो का वर्ग के वर्ण यानी ये पांचों वर्ण। इसी प्रकार चा वर्ग के वर्ण, टा वर्ग के वर्ण, ता वर्ग के वर्ण और पा वर्ग के वर्ण, यानी 5 और 5 कुल मिलाकर के 25 वर्ण आपके कौन से होते हैं? स्पर्शी वर्ण अथवा स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है, जिसमें या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अब क्वेश्चन इसके अंदर से भी पूछा जाता है। इसके अंदर भी इन वर्णों का भी विभाजन किया गया है। ठीक है, देखते हैं। ये या और वा जो होते हैं, इन वर्णों को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। किसको किसको? या और वा को। ठीक है, ये जो रा वर्ण होता है, हम लोग यहां पे इसको देख लेते हैं। या, रा, ला, वा। ठीक है, या और वा वर्ण जो कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है? ये अर्ध स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अर्ध स्वर कहलाता है। रा जो होता है, इसको हम लोग लुंठित या प्रकंपित वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लुंठित या प्रकंपित वर्ण। और ला को पार्श्विक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पार्श्विक वर्ण के नाम से। तो अंतस्थ के अंदर अगर आपसे पूछ देता है कि या और वा को किस नाम से जानते हैं, या पेपर में मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? या और वा। यानी आपको वहां पे देखना होगा कि या और वा में से आपके सामने या तो एक ऑप्शन होगा या ये दोनों ही आपके ऑप्शन के रूप में वहां पे उपस्थित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा किसका? अंतस्थ का विभाजन हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं अपना अंतिम विभाजन, संघर्षी और ऊष्म। इनकी संख्या भी 4 होती है। ठीक है, 4 होती है। इसके अंतर्गत क्रमशः श, श, सा और हा वर्ण आते हैं। ठीक है, शलजम वाला शा, षटकोण का शा, सपेरा सा और हा, ये 4 वर्ण आपके किसके अंतर्गत आते हैं? संघर्षी अथवा ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से इन 33 व्यंजनों का विभाजन हम निम्न 3 प्रकार से स्पर्शी, अंतस्थ
और संघर्षी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मूल व्यंजनों का विभाजन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्णमाला में प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य व्यंजन। तो देखिए, इसमें एक, जैसे हम लोग स्वरों में पढ़ रहे थे कि दो असमान स्वरों के मेल से मिलने वाले स्वर को हम लोग किस नाम से जानते थे? संयुक्त स्वर के नाम से। किसके नाम से जानते थे? संयुक्त स्वर के नाम से। इसी प्रकार व्यंजनों में भी संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं। तो जब हम वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यहां से बहुतायत में क्वेश्चन आते हैं आपको। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जो क्रमशः क्या क्या होते हैं आपके? छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये 4 हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए, ये छा जो होता है ये 2 व्यंजनों का और शा, का और शा के मेल से बनता है, जबकि त्रा, ता और रा के मेल से, ज्ञा, जा और इया के मेल से, तथा श्रा, शा और रा के मेल से। ठीक है, ये 4 व्यंजन। देखिए मित्रों, पेपर में ये बहुत पूछा जाता है कि छा किन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, तो आप इसको याद कर लेंगे। देखिए वहां पे होता क्या है, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा कि छा किन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, और वो ऑप्शन आपको दे देता है का प्लस शा, ये भी हलंत के साथ, का प्लस सा ये पूर्ण, का ये पूर्ण और ये हलंत के साथ, और दूसरा दोनों ही पूर्ण। ये देखिए कितना क्लोज क्वेश्चन हो जाता है आपका, बहुत ही नजदीकी क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना पड़ता है कि कौन सा आपका सही है। तो मित्रों, यहाँ पे आप इसको याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका देख सकते हैं कि संयुक्त व्यंजनों के प्रारंभिक वर्ण जो हैं, चारों संयुक्त व्यंजनों के प्रारंभिक वर्ण कैसे हैं? हलंत के साथ हैं, यानी बिना स्वर के साथ लिखे गए हैं, और दूसरे व्यंजन स्वर के साथ लिखे गए हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला वर्ण क्या होगा? बिना स्वर के होगा, और दूसरा वर्ण या व्यंजन जो होगा वो स्वर के साथ आएगा। तो इसको आप थोड़ा सा आसानी से याद कर सकते हैं। तो छा क्या बन जाएगा? अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि छा का और शा के मिलने से बनता है। इसी प्रकार त्रा जो है वो ता और रा के मिलने से, ज्ञा जो है वो जा और या के मिलने से, और श्रा जो है वो शा और रा के मिलने से बनता है, जिसके प्रारंभिक वर्ण जो क्या होते हैं वो बिना स्वर के होते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये संयुक्त व्यंजन का भी हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन कर लिया कि हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक बार अगर हम लोग रिवाइज करें तो पीछे जाएं तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती थी? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती थी? संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती थी, जो कौन कौन से थे मित्रों? ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो मूल स्वर और व्यंजन थे उसका हम लोगों ने यहां पे विभाजन पूर्ण कर लिया है। इसके बाद आइए इसका जो महत्वपूर्ण एक विषय है, अभी तो हम लोग जो कर रहे थे तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने स्वरों का और व्यंजनों का अलग अलग विभाजन किया था। अब हम लोग पूरी वर्णमाला के अंतर्गत देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला के वर्णों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है,
तो आइए देखते हैं मित्रों कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से इसको हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 3 प्रकार से विभाजित कर लेंगे। ठीक है, पहला विभाजन जो हम लोग देखेंगे इसका वो होगा प्राण तत्व के आधार पर। किसके? प्राण तत्व के आधार पर। दूसरा विभाजन इसका हम लोग देखेंगे घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर, या इसी को कहीं कहीं हम लोग देखते हैं नाद के आधार पर। इसके आधार पर? नाद के आधार पर। और तीसरा विभाजन हम लोग वर्णों का पढ़ेंगे मित्रों उच्चारण स्थान के आधार पर, कि किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है, किस स्थान से होता है, उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला के वर्णों का, कुल वर्णों का, जिसके अंतर्गत आपके स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे, उनका विभाजन हम लोग निम्न 3 प्रकार से करेंगे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत उन वर्णों का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला विभाजन प्राण तत्व के आधार पर। तो इसका विभाजन करने से पहले मित्रों हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि प्राण तत्व क्या चीज होती है। प्राण तत्व की जब हम लोग बात करते हैं तो मानव जीवन में जीवन को जीने के लिए प्राण तत्व के रूप में वायु महत्वपूर्ण होती है, यानी वायु की आवश्यकता होती है। बिना वायु की अनुपस्थिति में मानव या जीव का जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं प्राण तत्व यानी वायु के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों का भी विभाजन किया गया है। यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु का प्रयोग होता होगा, ठीक है, अथवा ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु का प्रयोग कम अथवा ना के बराबर होता होगा। इस प्रकार से वर्णों को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। तो प्राण तत्व के आधार पे वर्णों का विभाजन निम्न 2 प्रकार से किया गया है। पहला विभाजन कहलाता है अल्प प्राण वर्ण। कैसे वर्ण? अल्प प्राण वर्ण। और दूसरा विभाजन आपका कहलाता है महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण। अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है, और प्राण तत्व का मतलब होता है वायु। यानी ऐसे वर्ण, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी अल्प प्राण की? इसकी परिभाषा बन जाएगी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम ध्वनि अथवा वायु का प्रयोग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। और इसके विपरीत महाप्राण वर्ण की परिभाषा होगी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु का या प्राण तत्व का प्रयोग होता है, वे वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अब प्रमुख रूप से मित्रों आता है कि कौन से अल्प प्राण होते हैं और कौन से वर्ण महाप्राण होते हैं। तो अध्ययन करते हैं हम लोग। परिभाषा तो हम लोगों ने देख ली अल्प प्राण की और महाप्राण की भी। अब हम लोग देखते हैं कि अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं। तो मित्रों देखिए, स्वर जो होते हैं उनको बोलने के लिए किसी भी प्रकार की, ठीक है, सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी भी प्रकार की वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अथवा वे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रहे हैं तो उनके उच्चारण में
कम वायु प्रयोग होगी। क्या होगी? कम वायु प्रयोग होगी। तो इस कारण जितने स्वर होते हैं हमारे, यानी समस्त स्वर जो होते हैं वो आपके किसके अंतर्गत चले जाते हैं? अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत चले जाते हैं। किसके अंतर्गत चले जाते हैं? अल्प प्राण वर्णों के। यानी 11 के 11 जो हमारे स्वर हैं वो कैसे वर्ण हो जाएंगे? अल्प प्राण वर्ण हो जाएंगे। ठीक है मित्रों। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजनों को किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो व्यंजनों की जब हम चर्चा करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास का, खा, गा, घा और अंगा, इसको अगर हम लोग क्रम दे दें तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। ठीक है, इसी के नीचे ये पहले वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा आपका? पहले वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा का, चा, ता, ता और पा। ठीक है, खा के नीचे आ जाएगा छा, ठा, था, फा। गा के अंतर जा, ढ, द और बा। झा, ढा, धा, भा और इया, अड़ा, ना और मा। ठीक है ना। तो मित्रों ये क्या हो गया? पहला वर्ग आपके ये वर्ण हो गए। ठीक है, दूसरे वर्ग के वर्ण ये, तीसरा, चौथा और ये आपका पांचवा वर्ग हो गया। तो जब हम अल्प प्राण को देखेंगे तो हम लोग जान चुके हैं स्वर क्या होते हैं, सारे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अब अल्प प्राण की बात करेंगे तो पहला, कौमा तीसरा और पांचवा वर्ग, यानी पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग के सभी वर्ण, यानी का, चा, टा, ता, पा, गा, जा, डा, दा, बा, अंगा, या, अड़ा, ना, मा। ठीक है, ये तीनों वर्ग के वर्ण जो होंगे वो आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वो आपके अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका विभाजन जो था वो कौन कौन से वर्ण मित्रों बच रहे थे? एक बच रहा था अंतस्थ और एक था कौन सा? संघर्षी या ऊष्म। संघर्षी या ऊष्म। तो अंतस्थ वर्णों की संख्या हम लोग देख चुके थे 4 और संघर्षी की संख्या 4। तो स्वर के साथ पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का वर्ण, और देखिए अंगा में ये आ रहा है तो ये इसको आप याद कर सकते हैं आ के साथ। तो ये 4 अंतस्थ वर्ण भी जो होंगे वो किसके अंतर्गत चले जाएंगे? वो चले जाएंगे आपके अल्प प्राण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अल्प प्राण के अंतर्गत। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत हमारे सारे स्वर, पहले, तीसरे, पांचवें वर्ग के सभी वर्ण, समस्त वर्ण, वर्ग के कैसे? समस्त वर्ण। ठीक है, अब आप पहला, तीसरा, पांचवा आसानी से समझ पा रहे होंगे। पहला, तीसरा और पांचवा, ये समस्त वर्ण किसके अंतर्गत? पहला, तीसरा, पांचवा। और अंतस्थ वर्ण आपके किसके अंतर्गत हो गए? अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत हो गए। ठीक है मित्रों, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास बचा क्या क्या है। तो हमारे पास बचे हैं दूसरा वर्ग का वर्ण, चौथा वर्ग का वर्ण और संघर्षी वर्ण। कौन सा वर्ण? संघर्षी वर्ण। तो जो मित्रों बचा है वही हमारा महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा, यानी दूसरे वर्ग के वर्ण, चौथा वर्ग का वर्ण और संघर्षी अथवा ऊष्म वर्ण। संघर्षी अथवा ऊष्म वर्ण जो है हमारा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? महाप्राण वर्णों के अंतर्गत आ जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार हम लोगों ने वर्णों का एक विभाजन जो कि प्राण तत्व के आधार पे था, जिसमें वर्णों को अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत विभाजित किया था, उसका विभाजन पूर्ण कर लिया है। ठीक है,
अब हम लोग इसके दूसरे विभाजन पे चर्चा करेंगे, जो कि किसके आधार पे है? घोषत्व के आधार पे है, अथवा इसी को हम लोग कहीं कहीं नाद के आधार पे या फिर किसके आधार पे पढ़ते हैं? घर्षण भी कहीं कहीं मिलेगा आपको। इसमें क्या मिलेगा? घर्षण के आधार पे। तो दूसरा विभाजन जो हमारा है वो किसके आधार पे है? घोषत्व के आधार पे। ठीक है मित्रों, देखते हैं हम लोग घोषत्व के आधार पे भी। तो पहले तो हम इसको जान लेते हैं कि घोषत्व होता क्या है। तो देखिए, इसका अर्थ होता है, घोषत्व का मतलब घर्षण। ठीक है, घर्षण। घर्षण का मतलब होता है टकराना या रगड़ खाना। तो मित्रों, जब कोई वर्ण, ठीक है, हमारे कंठ से उच्चारित होता है या गले से निकलता है या बाहर आता है, ठीक है, तो हमारी स्वर तंत्रियों में घर्षण होता है कुछ वर्णों के उच्चारण में, और कुछ वर्ण बिना घर्षण के उच्चारित हो जाते हैं। ठीक है, तो घर्षण के ही आधार पे इन वर्णों का विभाजन निम्न दो प्रकार से किया गया है। निम्न दो प्रकार से किया गया है। पहला कौन सा कहलाता है? पहला जो कहलाता है वो कहलाता है अघोष। क्या कहलाता है? अघोष वर्ण। ठीक है, तो हम लोग बार बार इस चीज पे चर्चा कर चुके हैं कि आ जो है वो एक उपसर्ग के रूप में जब कहीं आता है तो उसका अर्थ होता है नहीं। ठीक है, तो मित्रों अगर इसको तोड़ेंगे तो बनेगा आधन घोष। आधन घोष यानी आ मतलब नहीं और घोष मतलब घर्षण। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में घर्षण नहीं होता है, किसमें? इस चीज को हम लोग याद रख लेंगे, स्वर तंत्रियां। ये स्वर तंत्रियां क्या होती हैं? स्वर तंत्रियां क्या होती हैं, आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। स्वर तंत्रियों में घर्षण ना हो। क्या हो? ना हो, घर्षण ना हो। तो आइए मित्रों इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि स्वर तंत्रियां क्या होती है। स्वर तंत्रियां क्या होती है, इसको हम लोग आसानी से समझते हैं कि जैसे एक गिटार होता है या सितार होता है, ठीक है, तो उसमें कई तारें होती हैं। ठीक है, उन तारों में जब हम कंपन करते हैं तो उससे स्वर निकलते हैं, उससे ध्वनि निकलती है। इसी प्रकार मित्रों हमारे गले में कुछ तार के रूप में स्वर तंत्रियां होती हैं, जिनके घर्षण से या बिना घर्षण के कुछ स्वर हमारे उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वर तंत्रियां एक तरीके से हमारे गले के अंदर स्थित तार हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से जो स्वर होते हैं या जो वर्ण होते हैं, स्वर की बात ना करें, वर्णों की बात करें, वो वर्ण उच्चारित होते हैं। ठीक, तो अघोष में हम जब देखेंगे तो अघोष के अंतर्गत हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि जिनमें स्वर तंत्रियों में घर्षण ना हो वो वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। और दूसरा विभाजन आपका हो जाएगा सघोष। तो यहां भी देखिए उपसर्ग के रूप में आपको क्या मिल गया? सा मिल गया। और अगर सा मिल गया तो इसका अर्थ होता है साथ में, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में घर्षण होगा वो क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। पक्का? यानी इनमें क्या होगा? स्वर तंत्रियों में घर्षण, स्वर तंत्रियों में घर्षण होगा, स्वर तंत्रियों में घर्षण होगा। ये क्या कहलाएंगे भाई? ये कहलाएंगे सघोष वर्ण कहलाएंगे। इसी को कहीं कहीं सिर्फ घोष के रूप में भी दे देता है। तो याद रखिएगा, घोष वर्ण हो या सघोष वर्ण हो, दोनों वर्ण एक ही होते हैं, दोनों वर्ण एक ही होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको इसकी परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी। आइए देखते हैं वर्णों का विभाजन इसमें किस प्रकार से किया गया है। तो जब हम अघोष की बात करते हैं तो मित्रों ध्यान रखेंगे कि पहला और दूसरा वर्ग, यानी पहले और दूसरे वर्ग के सभी वर्ण, किसके किसके? पहले और दूसरे वर्ग के सभी वर्ण। ठीक, और तीनों शा, यानी सलजम वाला, षटकोण वाला और सपेरा वाला,
ये तीनों सा, यानी पहले वर्ग में कितने वर्ण होंगे आपके 5 और दूसरे वर्ग में कितने वर्ण होंगे 5, ठीक है, और ये तीनों सा यानी 3। तो इस प्रकार से ये कितने 13 वर्ण जो होंगे वो आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे मित्रों, अघोष के अंतर्गत। अब हम लोग चर्चा करते हैं सघोष की, ठीक है, कि सघोष वर्ण क्या होते हैं, कौन से वर्ण, सघोष अथवा घोष वर्ण। तो अब देखें यहां पे क्या क्या बच रहा है आपके पास, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। कौन कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, पांचवें वर्ग के वर्ण। तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग के वर्ण आपके सघोष के अंतर्गत होंगे। साथ ही में वर्णमाला में हमारी कौन सी चीज बच रही थी, स्वर, स्वर। उसके बाद हमारा विभाजन क्या था, 5 के अलावा एक विभाजन हमारा बच रहा था अंतस्थ। कौन सा, अंतस्थ। और एक वर्ण देखिए यहां से सघोष का छूट रहा है, कौन सा, हा, सॉरी, संघर्षी का हा, क्षमा करें, संघर्षी का हा वर्ण। तो इस प्रकार से आप सघोष के अंतर्गत किनको किनको ले आए, तीसरा वर्ग का वर्ण, चौथे वर्ग का वर्ण, पांचवें वर्ग का वर्ण, अंतस्थ वर्ण, वर्ण हा और स्वर। अब जरा इनकी संख्या हम लोग कर लें तो तीसरे वर्ग के 5 वर्ण, चौथे वर्ग के 5 वर्ण, पांचवें वर्ग के 5 वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण, 11 स्वर और 1 हा। अब जरा इनको हम लोग काउंट करें तो देखिए कितने हो गए, 5 दूना 10, 15 4 19, 11 30 और 1 31। ठीक है मित्रों, तो देखिए अघोष वर्णों की संख्या 13 और घोष वर्णों की संख्या 31। अगर आपसे पेपर में पूछता है, कई बार पेपरों में पूछा गया है कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है या सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बहुत आसानी से क्या करेंगे, आप संख्या को देखिए, ये 13 है और ये 31, यानी ये संख्या क्या है, एक दूसरे की उल्टी है। तो आप कोई भी एक याद कर लीजिए, या तो सघोष को याद कर लीजिए या अघोष को याद कर लीजिए, ठीक है, तो दूसरी संख्या उसका उल्टी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्ण जो होते हैं वो ये 13 वर्ण होते हैं और सघोष वर्ण जो होते हैं वो 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार से हमने हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का जो दूसरा विभाजन था उसको पूर्ण कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक 2 विभाजनों पे चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत पहला हम लोगों ने किया था प्राण तत्व के आधार पर और दूसरा घोषत्व अथवा नाद के आधार पर। ठीक है, तो इसकी चर्चा पूर्ण हो गई। आइए अब हम लोग अंतिम विभाजन जो था वर्णों का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन है, पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है, उस पे चर्चा करते हैं। वो विभाजन हमारा था उच्चारण स्थान के आधार पे। किसके, उच्चारण स्थान के आधार पे, अर्थात किस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, मुख के किस स्थान से किया जा रहा है, उसके आधार पे हम लोग वर्णों का विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। तो मित्रों इसमें हमारे मुख के विभिन्न भागों से उच्चारण होने वाले वर्णों का विभाजन किया गया है। तो ये विभाजन देखें मित्रों हमारा निम्न प्रकार से किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। पहले वर्ण जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं कंठ वर्ण। कैसे वर्ण, कंठ वर्ण। ठीक है, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहां से हो रहा होगा, कंठ से हो रहा होगा, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मित्रों, कंठ हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ण हमारे कहलाते हैं तालुव्य वर्ण। कैसे वर्ण कहलाते हैं, तालुव्य वर्ण।
इसका मतलब होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु हो जाएगा। तालु हम लोग जानते हैं ना, हमारे जीभ के ऊपर का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं, पीछे तालु बोलते हैं। ठीक है, तो तालुव्य वर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे वर्ण, यानी इसका उच्चारण जीभ, मतलब क्या हुआ कि इन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो किसको, तालु को स्पर्श करेगी। किसको स्पर्श करेगी, तालु को स्पर्श करेगी। और आप जब देखेंगे इन वर्णों को, तो आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो देखेंगे हमारी जीभ इन वर्णों के उच्चारण में तालु को स्पर्श करती है। तीसरा विभाजन हमारा होता है मित्रों मूर्धन्य वर्ण। कैसे वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। अब कई लोगों के लिए समस्या ये हो जाती है कि मूर्धन्य क्या होता है। तो मित्रों जब हम लोग अपने मुंह को खोल करके देखेंगे, ठीक है, तो कंठ के ऊपर हमें एक लटका हुआ ऊपर से एक भाग दिखाई देगा। ठीक है, कंठ के ऊपर एक लटका हुआ भाग होता है जिसे हम लोग मूर्धा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा कहते हैं। ठीक है, तो मूर्धन्य वर्ण वही होंगे जिसमें जीभ क्या होगी, मूर्धा की ओर मुड़ जाएगी। यानी इनके उच्चारण में जीभ क्या होती है, वो मूर्धा की ओर मुड़ जाती है, यानी पीछे की ओर मुड़ करके जीभ वर्णों का यानी जिन वर्णों का उच्चारण में जीभ मूर्धा की ओर मुड़ करके उनका उच्चारण करे, तो ऐसे वर्ण आपके कौन से वर्ण कहलाएंगे, मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। कौन से वर्ण कहलाएंगे, मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। चौथा विभाजन मित्रों आपका होता है, चौथा विभाजन होता है दंत्य वर्ण। कैसे वर्ण होते हैं, दंत्य वर्ण होते हैं मित्रों। दंत्य वर्ण का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श करे। ठीक है, दांतों को स्पर्श करके जीभ द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे वर्ण हमारे कौन से कहलाते हैं, वे वर्ण हमारे दंत्य वर्ण कहलाते हैं। यानी इसमें किसका प्रयोग होगा, इनमें दांतों का प्रयोग होगा, यानी जीभ दांतों को स्पर्श करेगी। और मित्रों इसका अंतिम विभाजन जो होता है वो होता है ओष्ठ वर्ण। कैसे वर्ण, ओष्ठ वर्ण। यानी अब इन वर्णों के उच्चारण में जीभ का कोई प्रयोग नहीं होता, यानी इन वर्णों के उच्चारण में हमारा ओंठ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ओंठ का प्रयोग होता है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे दोनों ओंठों का प्रयोग हो वे वर्ण हमारे कौन से वर्ण कहलाएंगे मित्रों, ओष्ठ वर्ण। तो ये मुख्य रूप से ये 5 प्रकार से हिंदी वर्णमाला में वर्णों का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है, वर्णों का विभाजन किया गया है। एक कंठ्य वर्ण, दूसरा तालुव्य वर्ण, तीसरा मूर्धन्य वर्ण, चौथा दंत्य वर्ण, पांचवा ओष्ठ वर्ण, पांचवा ओष्ठ वर्ण। ठीक है मित्रों, चलिए देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन से वर्ण हमारे कंठ वर्ण होते हैं, कौन से वर्ण हमारे कंठ वर्ण होते हैं। तो लिख लीजिए मित्रों, का वर्ग के समस्त वर्ण, का वर्ग के समस्त वर्ण, यानी का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, का, खा, गा, घा, अंगा, कौमा स्वर आ और बड़ा आ, यानी स्वर छोटा आ और बड़ा आ। ठीक, इसके अतिरिक्त व्यंजन हा, व्यंजन हा, ठीक है, और आहा, और आहा। ठीक है, तो ये वर्ण मित्रों जो हमारे होते हैं कौन कौन से, का, खा, गा, घा, अंगा, छोटा आ, बड़ा आ, हा और आहा। ये वर्ण हमारे कौन से वर्ण कहलाते हैं, ये वर्ण हमारे कंठ वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं मित्रों, कंठ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ण होते हैं हमारे तालुव्य वर्ण। तो तालुव्य वर्ण के अंतर्गत क्रमशः चा,
छा जा झा इया, ठीक है, चा छा जा झा इया, कॉमा छोटी ई बड़ी ई, ठीक है, उसके बाद या के बाद शा, ठीक है, शा। ये वर्ण हमारे कौन से वर्ण कहलाते हैं? ये वर्ण हमारे तालुव्य वर्ण कहलाते हैं, यानी चा छा जा झा इया, छोटी ई बड़ी ई, या और शा हमारे कैसे वर्ण हो गए? तालुव्य वर्ण हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मूर्धन्य वर्ण। तो मित्रों तीसरी लाइन टा वर्ग के वर्ण में हम लोग करेंगे टा, ठा, डा, ठीक है, धा, अड़ा, टा ठा डा ढा अड़ा, ठीक है, उसके बाद री रा और शा, री रा और शा, यानी टा वर्ग के पांचों वर्ण, स्वर री, ठीक है, व्यंजन रा और व्यंजन शा, ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दंत्य वर्ण। कौन से वर्ण? तो इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाठा डाढ़ा अड़ा के बाद ता, था, दा, धा, ना, ठीक है, ता था दा धा ना, इतना दिख गया आपको। उसके बाद हम लोग आएंगे ला, ठीक है, ला और ये सा, ठीक है, सा, यानी ता था दा धा ना, ला और सा, ये वर्ण हमारे कौन से हो जाएंगे? दंत वर्ण हो जाएंगे। कौन से वर्ण हो जाएंगे मित्रों? दंत वर्ण हो जाएंगे। और अंतिम हम लोग देखेंगे ओष्ठ वर्ण। तो इसकी लाइन पा, फा, बा, भा और मा, पा फा बा भा और मा, ठीक है। और इसके अलावा स्वर उ और उ और उ, तो ये हमारे कौन से वर्ण हो जाएंगे मित्रों? ओष्ठ वर्ण हो जाएंगे, ठीक है, ओष्ठ वर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पे स्वर और व्यंजन दोनों का विभाजन किया है, स्वर और व्यंजन दोनों का विभाजन कर दिया है, जो आपके सामने एक चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का एक और भी आसान तरीका हम लोग देख सकते हैं। वो आसान तरीका क्या होता है? अगर इस वर्ण के हम लोग एक छोटी सी ट्रिक बनाने का प्रयास करते हैं, तो अगर इसके प्रारंभिक वर्णों को ले लें तो कंठ का मतलब हो गया अंग्रेजी का अल्फाबेट या वर्ण के, इसी प्रकार ये के टी एम डी ओ, ठीक है। तो हम लोग जब किसी से पैसा मांगते हैं, आजकल तो पैसा क्या होता है, सब कुछ डिजिटल मनी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पैसा ना मांग करके उससे क्या कहते हैं, अपना एटीएम दो। बैंक से पैसा निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे कहते हैं एटीएम दो। तो यहां से मित्रों आप एक की जगह सिर्फ के कर दीजिए और उससे कह दीजिए मुझे केटीएम दो। क्या दो? केटीएम दो। तो आपका क्या मतलब हो जाएगा? देखिए के का मतलब कंठ वर्ण, टी का मतलब तालुव्य वर्ण, एम का मतलब मूर्धन्य वर्ण, डी का मतलब दंत्य वर्ण और ओ का मतलब ओष्ठ वर्ण। आपने उससे कहा हमें केटीएम दो। तो अब उसी सीक्वेंस में हम लोगों ने जो स्पर्शी व्यंजन पढ़े थे, यानी का वर्ग के सभी वर्ण किसमें आ जाएंगे? के में कंठ वर्ण में,
चा वर्ग के समस्त वर्ण किसमें आ जाएंगे? तालुव्य वर्ण में। टा वर्ग के समस्त वर्ण किसमें आ जाएंगे? मूर्धन्य वर्ण में। और ता वर्ग के समस्त वर्ण किसमें आ जाएंगे? दंत्य वर्ण में। और पा वर्ग के समस्त वर्ण किसमें आ जाएंगे बच्चों? ओष्ठ वर्ण में। किसमें आ जाएंगे बच्चों? ओष्ठ वर्ण में आ जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर दें तो आपके लिए देखिए कितनी आसानी से चीज हो जाएगी कि हमने यहां पे इसको लिख दिया KTM2। तो आपको अगर ये याद है तो आपको भूलने की भूल ही नहीं सकते हो आप कि K का मतलब कंठवर्ण पहली लाइन, T मतलब दूसरी लाइन, M मतलब तीसरी लाइन, D मतलब चौथी और O मतलब पांचवी लाइन। तो ये सारे जो व्यंजन है आपके वर्ण है ये आपके इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये हमारा विभाजन हो गया। इसके बाद इसका एक विभाजन और होता है, वो देख लीजिए आपका क्या होता है। वो होता है कि पंचम वर्ग के जो वर्ण होते हैं, ये देखिएगा, यानी ये जो हमने बनाया, ठीक है, देख पा रहे आपको? देख पा रहे आप? इसको अगर हम लोग करें, एक मिनट, थोड़ा सा अभी आप लोगों को शायद आसानी रहेगी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यानी ये जो वर्ण है, देखिए ये सब कौन सा वर्ण है? ये पंचम वर्ग के वर्ण है। अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। तो जब आप देखिए आप इनका उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नाक में कंपन होता है, यानी नाक से उच्चारित होते हैं। तो यहां पे एक विभाजन आपसे पेपरों में और पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा वर्ण नासिक्य वर्ण होता है? कौन सा वर्ण नासिक्य वर्ण होता है? तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि पंचम वर्ग के या पंचमाक्षर, पंचम वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, यानी कौन कौन से वर्ण हो गए आपके? उसमें आ गया आपके अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। ना और मा, यानी पंचमाक्षर के समस्त वर्ण किसके अंतर्गत आ जाएंगे बच्चों? नासिक्य वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे? नासिक्य वर्ण के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमारा ये विभाजन कंप्लीट हो गया। अभी आप लोग कह रहे होंगे सर इसमें कुछ चीजें छूट गई हैं, कुछ चीजें छूट गई। जैसे आप लोग स्वरों में देखेंगे तो स्वरों में ए, ओ नहीं आया है, या अंतस्थ की बात करेंगे तो देखिए या, रा, ला तो दिख रहा है लेकिन वाह आपको नहीं दिख रहा है। तो मित्रों उसको हम लोग अलग रूप से पढ़ते हैं। देखिए किस तरीके से उसको रखा गया है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि वाह वर्ग, और देखिए ये अलग से ही, ये चूंकि अलग है इसीलिए ये पेपर में बहुतायत में पूछा जाता है। ठीक है, तो वाह वर्ण क्या होता है इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वाह वर्ग जो होता है उसके उच्चारण में हमारा दांत और ओठ का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? दांत और ओठ का प्रयोग होता है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं? इसे दंतोष्ठ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? दंतोष्ठ वर्ण बोलते हैं। इसमें किसका किसका प्रयोग होता है भाई? ठीक है, दांत और ओठ का। अब देखिए वहां पे अलग से विभाजन था, क्या था? दांत अलग था, ओठ अलग था, मूड, ये दोनों प्रयोग हो रहे दांत ओठ को मिलाने के कारण, तो इसको हम लोगों ने अलग से देख लिया। वाह कैसा वर्ण हो गया हमारा भाई? दंतोष्ठ वर्ण हो गया। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हम लोग इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए ये आपके सामने लिखा, अब आप इससे समझ पा रहे होंगे। देखिएगा अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है भाई? स्वरों की चर्चा करें तो हमारे पास ए और ए बच रहा है, ए और ए बच रहा है। उसके अलावा ओ और औ बच रहा है। क्या बच रहा है? ओ और औ बच रहा है। ठीक है ना? तो मित्रों हम देखते हैं, अब अगर आपने संधियां पिछले चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं और वहां पे हम लोग अच्छे से देख चुके हैं कि ये जो ए और ए है ये किसके मेल से बना था, या हम लोग अभी स्वरों में ही पढ़ के आ रहे थे कि ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत आते थे? संयुक्त स्वर के। तो ये जो हमारा बनना था किसके मेल से बनना था? आ और ई के मेल से बनना था। किसके मेल से बनना था? आ और ई के मेल से। और ये जो नीचे था आपका क्या था?
ओ और औ ये बनना था आ और ऊ के मेल से। किसके मेल से बनना था मित्रों? आ और ऊ के मेल से। तो अब हम लोग यहां से देखते हैं, देखिए आ का उच्चारण स्थान यहां पे कहां पे है? आ का उच्चारण स्थान आपका कौन सा है मित्रों? आ का उच्चारण स्थान है कंठ। तो यहां पे देखिए आ के स्थान पे क्या आ गया? कंठ आ गया। कौन सा वर्ण आ गया? कंठ आ गया। और यहीं पे देखिए मित्रों ई का उच्चारण स्थान आपका कहां पे है? ई आपका कहां पे है मित्रों? ये आपका ये है, तालु में है। तो ये यानी ए और ओ का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या हो जाएगा? कंठ तालु पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ तालु पे हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। और यही पेपर में आपसे पूछता है कि कौन सा हिंदी वर्णमाला का वर्ण कंठ तालुव्य होता है। तो कंठ तालुव्य वर्ण आपका कौन सा होता है? ए और ऐ जो होता है वो कंठ तालुव्य होता है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे ओ और औ क्या होते हैं। तो आ यानी फिर से आ का मतलब तो हो गया कंठ, यानी ये कंठ से उच्चारित होगा। ठीक है ना। और औ जो वर्ण है देख लीजिए, अब ऊ के मिलने से बनना है। किसके मिलने से बनना भाई? ऊ के मिलने से बनना है। तो ऊ देखिए आपका कहां पे भाई? ये ऊ ओ में है। ओ का मतलब होता है ओष्ठ। तो ये कौन सा वर्ण हो जाएगा भाई? ये कंठोष्ठ वर्ण हो जाएगा आपका। कौन सा वर्ण हो जाएगा आपका? कंठोष्ठ वर्ण हो जाएगा। तो ये पेपर में देखिए बहुत होता है इंपॉर्टेंट, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पेपर में पूछता है कंठोष्ठ वर्ण कौन सा है। कंठोष्ठ वर्ण कौन सा? तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपने क्या देखना है? कंठ वर्ण कौन सा था भाई? आ होता है। कंठ वर्ण आ होता है। ओष्ठ वर्ण कौन सा? ओष्ठ वर्ण ऊ होता है। अब आ और ऊ के मिलने से जो वर्ण बनना है यानी ओ और औ, वो आपका कंठोष्ठ वर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछता है कंठ तालु वर्ण कौन सा होगा? तो आपको फिर से मालूम है कंठ वर्ण आपका कौन सा होता है भाई? आ होता है। और तालु वर्ण कौन सा होता है? ई होता है। ठीक है ना। तो आ और ई के मिलने से बनता है ए और ए। तो कंठ तालु वर्ण आपका ए और ए हो जाएगा। तो देखिए कहीं से कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, अगर आपने बेसिक तरीके से पढ़ा है तो बहुत आसानी से आप इन चीजों को निकाल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमने हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन थे उनका विभाजन पूर्ण कर लिया है, उनको अध्ययन कर लिया है। अब आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ण भी प्रयोग होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद अपने इस आज जो अध्याय है जो हमारा वर्णमाला का, इसके हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। देखिए हिंदी वर्णमाला में अक्सर पेपरों में आता है द्विगुण अथवा उच्छित वर्ण। कौन से वर्ण? उच्छित अथवा द्विगुण वर्ण। ठीक है मित्रों, तो ये याद रख लेंगे आप लोग सीधे सीधे कि हिंदी वर्णमाला में दो द्विगुण अथवा उच्छित वर्ण होते हैं। दो द्विगुण अथवा उच्छित वर्ण होते हैं जो क्रमशः अड़ा और अढ़ा होते हैं। ठीक है, अड़ा और देखिए इन दोनों में देखिए बहुत बारीक सी चीज है, ये लिखा है और ये लिखा है। ठीक है, और एक ये लिखा है और एक ये लिखा है, ये दोनों ही अलग अलग हैं, है ना। इन दोनों में भिन्नता है, इन दोनों में भिन्नता है। ये हमारे स्पर्शी वर्ण हैं, ये हमारे क्या है? स्पर्शी वर्ण हैं। जबकि अड़ा और अढ़ा क्या है? ये हमारे द्विगुण और उच्छित वर्ण है। इसको हम लोग देखिए, इसका उच्चारण अलग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डा। इसको क्या बोलते हैं? डा। ये बिंदी नहीं होगी, देखिए बिंदी लग गई यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बिंदी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डा। और ये इसको बोलते हैं अड़ा। क्या होता है ये? अड़ा। इसी प्रकार से ये होता है ढा और ये होता है अढ़ा। ठीक है, तो ये दोनों का उच्चारण तो हमारे द्विगुण और उच्छित क्या होंगे? ये आप ध्यान रखिएगा, अड़ा और अढ़ा हमारे क्या होंगे? द्विगुण या उच्छित व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से हमारी हिंदी वर्णमाला में कुछ विदेशी भाषाओं से वर्णों को लिया गया है। विदेशी भाषाओं से वर्णों को लिया गया है। चूंकि ये विदेशी भाषा से लिए गए हैं अथवा आए हैं, तो इन्हें आगत अथवा ग्रहित वर्ण। ग्रहित मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। और आगत का मतलब क्या होता है? आना।
यानी कि ये किसी दूसरी भाषा से हमारी भाषा में इनको ग्रहण कर लिया गया है, इसलिए इन्हें आगत अथवा ग्रहित वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में मानक के रूप में 3 वर्णों को ग्रहण किया गया। देखिए, मानक के रूप में 3 वर्ण स्वीकार किए गए। मानक के रूप में 3 वर्ण हमारे स्वीकार किए गए हैं। वो कौन से हैं? वो वर्ण हमारे हैं ज, फ और औ। ठीक है, ज, फ और आ। ठीक है, औ। ये 3 वर्ण हमारे कौन से हैं? आगत अथवा ग्रहित वर्ण हैं। देखिए, ये ज और फा के नीचे जो बिंदी लगती है, इसको हम लोग क्या उच्चारित करते हैं? इसको हम लोग, इस बिंदी को हम लोग नुक्ता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? याद रखिएगा आप लोग, इसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं, जिसका बहुधा प्रयोग अरबी फारसी भाषा में होता है। तो ये अरबी और फारसी भाषा की भाषा से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए वर्ण हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमने 2 और वर्णों की चर्चा कर ली, द्विगुण वर्ण या उत्क्षिप्त वर्ण और मानक अथवा आगत अथवा ग्रहित वर्ण। तो इस प्रकार से वर्णमाला के जो वर्ण हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आइए मित्रों, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन होता है जिसके आंसर थोड़ी सी नासमझी के कारण गलत हो जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा रहा है कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको सिर्फ स्वर और व्यंजन की चर्चा करनी है। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने होगा तो वहां पे आप क्या लिखोगे? हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं आपके 11 और हिंदी वर्णमाला में आपके व्यंजन हैं 33, तो आपका आंसर हो जाएगा 44। यानी स्वर और व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 44 स्वर और व्यंजन हैं। ठीक है मित्रों, लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन घुमा देता है और वो पूछ देता है वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? क्या वर्णों की संख्या कितनी है? अथवा एक वर्ण वहां पे पूछ देता है मानक वर्णों की संख्या। क्या पूछ देता है? मानक वर्णों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, इन मानक वर्णों में आपकी वर्णों की संख्या 52 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 52 हो जाएगी। इस चीज को आप बस मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन में आपका 44 भी होता है और 52 भी होता है, और दोनों ही आंसर प्रश्न के अनुसार बनते हैं। अब आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि प्रश्न में वो पूछ क्या रहा आपसे। प्रश्न का आंसर 44 भी होगा, प्रश्न का आंसर उत्तर 52 भी होगा, लेकिन 44 कब होगा? जब वो ये पूछेगा कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, और 52 आपका किस संदर्भ में होगा? जब आपसे वो पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों अथवा मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वो बेटा कितनी हो गई? 52 हो गई बच्चों। देखिए 52 वर्ण में हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए 52 वर्ण आपके कैसे आते हैं। तो ये 52 वर्ण आपके आते हैं 11 स्वर। ठीक है, 11 स्वर, उसके बाद 2 आपके संस्कृत भाषा में से हिंदी में शामिल किए गए अयोगवाह, 2 अयोगवाह वर्ण। ठीक है मित्रों, उसके बाद आपके 33 व्यंजन, और इन व्यंजनों का विभाजन आप लोग 3 प्रकार से कर चुके थे, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है मित्रों, तो 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखे थे 4 संयुक्त व्यंजन हम लोगों ने बनाए थे मित्रों। क्या क्या बनाए थे? छत्रज्ञ और श्रा। छत्रज्ञ और श्रा। देखिए कितने हो गए? 11 2 13, 13 33,
कितने हुए आपके? 13 33 46, 46 और 4 50, और 2 जो आपके बच रहे हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे? 2 आपके हो जाएंगे द्विगुण। कौन से हो जाएंगे? द्विगुण। ठीक है, कितने वर्ण हो जाएंगे ये आपके? 2। तो आप जरा जोड़िए, 4 2 6, 33 6 39, 39 2 41 और 41 11 52। तो इस तरीके से हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाए, मानक वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी मित्रों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उस प्रश्न के अनुसार उसका उत्तर निर्धारित करेंगे या उसका उत्तर देंगे। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से अपनी आज की इस क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, इसका अध्ययन समाप्त कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वर्णमाला का जो अध्याय था यह समझ में आया होगा। ठीक है, अपनी अगली क्लास में हम लोग इसी के कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनकी आगे की आने परीक्षाओं में आने की संभावना है। कुछ नए प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। उसका हम लोग एक अभ्यास सत्र रखेंगे। उसके बाद हम लोग अपने किसी नए टॉपिक को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और एक बार फिर से मैं अंत में आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं, आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं इससे अधिक लोग लाभान्वित हों। ठीक है, जो हमारा प्रयास है ये अपनी सफलता को प्राप्त कर सके, इसके लिए आप लोग इसमें सहभागी बने। हमारे इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिससे अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ करके अब ठीक है इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, जो हमारा कोई भी समस्या अगर आपको इससे संबंधित होती है, ठीक, नियमित रूप से आप लोगों का सुझाव, आप लोगों का प्रेम स्नेह हम लोगों को हमारे टेलीग्राम पे प्राप्त हो रहा है। और भी अधिक सुझावों के लिए जो नए लोग हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं, अपनी समस्याएं सामने रख सकते हैं। ठीक है, हम उनका पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास करेंगे। आगामी क्लास में हम लोग इसके अभ्यास सत्र के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आशा करता हूं तब तक आप लोग इसे सुचारू रूप से अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे और प्रश्नों को, और भी आपके पास जो प्रश्न है उस पर अभ्यास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास में हम आपसे विदा लेते हैं। अगली क्लास में हम आपके सामने उपस्थित होंगे इसके अभ्यास सत्र के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।